Hello students, welcome back to my channel Core Biotech. So today we will discuss something new, that is eukaryotic transcription. In our previous video lecture we have studied about prokaryotic transcription. Now we will see how transcription occur in eukaryotic cell and what kind of RNA polymerase is involved in eukaryotic transcription. So let's start. Eukaryotic transcription. So transcription is similar to that occur in prokaryotes, but in case of eukaryotic cell there are some extra factors, or we can say the transcription in eukaryotes is much more complex than prokaryotic transcription. Okay, प्रोकैरियोट्स में हमने पढ़ा था सिंगल आरएनए पॉलीमरेज इज रिस्पॉन्सिबल टू सिंथेसाइज ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए. But in case of eukaryotic transcription, there are 3 different types of RNA polymerases involved in the synthesis of different types of RNA. So first of all, we will discuss about RNA polymerases involved in eukaryotic transcription. Okay, so there are 3 types of RNA polymerases involved. RNA polymerase 1, RNA polymerase 1, RNA polymerase 2, and RNA polymerase 3. RNA polymerase 3. Okay, so RNA polymerase 1 is responsible to synthesize rRNA. RNA polymerase 1 rRNA यानी राइबोसोमल RNA की सिंथेसिस करता है. ठीक है, rRNA इज राइबोसोमल RNA. So RNA polymerase 1 synthesize ribosomal RNA. RNA polymerase 2 synthesize mRNA, that is messenger RNA. Okay, and RNA pol third is responsible to synthesize tRNA, transfer RNA. Okay, so these 3 main type of RNA, main kind of RNA which are involved in the protein synthesis are synthesized by RNA pol 1, 2, 3 respectively. ठीक है, ये हमारे मेन RNA हैं, rRNA, mRNA, tRNA. इनके अलावा हमने और भी बहुत सारे RNA पढ़ने को मिलते हैं, snRNA, gNRNA, hnRNA, बहुत सारे RNAs हैं. लेकिन हमारे जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व मेजर RNA हैं, दैट आर rRNA, mRNA and tRNA. rRNA is a ribosomal RNA which is a part of ribosomes. Ribosomes which are the protein synthesis machinery, जिसको हम प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी बोलते हैं, राइबोसोम्स को, उनका पार्ट होता है rRNA. ठीक है, mRNA is a messenger RNA. What kind of message present on mRNA? It governs what kind of protein will be synthesized. जैसा मैसेज mRNA में प्रेजेंट होगा वैसी ही प्रोटीन सिंथेसाइज होगी. तो प्रोटीन की सिंथेसिस किस पे डिपेंड करती है? हमारे mRNA में. ठीक है, एंड tRNA ट्रांसफर RNA, एज इट नेम डिपिक्ट्स, tRNA ट्रांसफर, इट ट्रांसफर or it brings the amino acids according to the codons present in mRNA. That's why it is known as transfer. इसका काम क्या है? अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफ़र करना कोडॉन्स के अकॉर्डिंग. ठीक है, वो हम बाद में ट्रांसलेशन में डिस्कस करेंगे. तो पहले हम ये चीज़ जान लें कि यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में ये 3 टाइप के RNA पॉलीमरेज इन्वॉल्व हो रहे हैं, pol 1, pol 2, pol 3. pol 2 इज़ द मेजर RNA पॉलीमरेज विच सिंथेसाइज mRNA, एंड pol 1 rRNA, pol 3 tRNA. ठीक है, अब RNA पॉलीमरेज का जो स्ट्रक्चर है वो हम डिस्कस कर चुके हैं. RNA पॉलीमरेज इज मेड अप ऑफ अल्फा 2 बीटा बीटा डैश सब यूनिट.
ठीक है, अल्फा 2, अल्फा की ये दो यहाँ पे दो सब यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं और बीटा, बीटा डैश दो सब यूनिट्स ये प्रेजेंट होती हैं। अल्फा रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटर रिकॉग्निशन एंड बीटा, बीटा डैश फॉर कैटालिटिक साइट। अब हमने प्रोकैरियोट्स में पढ़ा था इन 4 सब यूनिट्स के साथ साथ एक सिग्मा सब यूनिट वहाँ पे प्रेजेंट होती है जो कि हमारी क्या करती है, प्रमोटर के साथ बाइंडिंग को स्ट्रॉन्ग करती है, इसकी बाइंडिंग को फैसिलिटेट करती है, राइट। यहाँ पे यूकैरियोट्स के केस में सिग्मा के अलावा हमारे बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इसके साथ, आरएनए पॉलीमरेज के साथ। तो उनको हम, उन सारे फैक्टर्स को हम बोलते हैं जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। वहाँ पे एक सिग्मा, सिंगल सिग्मा इन्वॉल्व था, लेकिन यहाँ पे सिग्मा की जगह पे बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं विच आर नोन एज जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जिनका काम वही है जो सिग्मा का था, काम सिग्मा का है जैसा ही कर रहे हैं वो, लेकिन वो एक फैक्टर ना होके डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स है, 2, 3, 4 फैक्टर्स हैं जो कि एक साथ मिलके काम कर रहे हैं एक अकेले सिग्मा का, ठीक है, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। तो और इसके साथ साथ यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज में एक इसकी आरएनए पॉलीमरेज का जो सी टर्मिनल डोमेन है, देखिए सॉरी, RNA polymerase is an enzyme and all enzymes are protein, you know, and so all proteins have 2 types of terminal, one N terminal and one C terminal। सारे पॉलीपेप्टाइड्स में 2 टर्मिनल प्रेजेंट होते हैं, एक होता है अमाइनो टर्मिनल, एक होता है कार्बोक्सिल टर्मिनल, ठीक है। अमाइनो टर्मिनल क्या है, जो हमारे अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप यहाँ पे फ्री रहता है और लास्ट वाले अमाइनो एसिड का, इस पॉलीपेप्टाइड में जो लास्ट अमाइनो एसिड होगा उसका कार्बोक्सिल टर्मिनल हमेशा फ्री रहता है। तो हमेशा हमको पॉलीपेप्टाइड में एक एन टर्मिनल मिलेगा, एक सी टर्मिनल। तो हमारा आरएनए पॉलीमरेज भी एक प्रोटीन है, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, तो जो इसका सी टर्मिनल होता है यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट रहते हैं, 7 काइंड ऑफ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। फर्स्ट है टायरोसिन, देन सीरीन, टायरोसिन, सीरीन, प्रोलीन, थ्रियोनिन, सीरीन, प्रोलीन, देन सीरीन। ये कुछ स्पेसिफिक टाइप के अमाइनो एसिड हैं जो हमारे यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, टायरोसिन, सीरीन, प्रोलीन, थ्रियोनिन, सीरीन, प्रोलीन, सीरीन, जो हमारे कहाँ प्रेजेंट है, आरएनए पॉलीमरेज की सी टर्मिनल पे, राइट। अब इस सी टर्मिनल को हम CTD बोलते हैं, CTD, कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, CTD, कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन। अब इसका भी अपना फंक्शन है, स्पेसिफिकल ही ये यहाँ पे क्यों प्रेजेंट है वो अभी हम इसको जानेंगे। पहले हमने ये जान लिया कि 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज के कार्बोक्सिल टर्मिनल पे कुछ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड, 7 अमाइनो एसिड सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं, उनका सीरीज क्या है, टायरोसिन, सीरीन, प्रोलीन, थ्रियोनिन, सीरीन, प्रोलीन, सीरीन, ठीक है। इस सीरीन को हम सेकंड सीरीन बोलते हैं, इसको हम 5th सीरीन बोलेंगे और ये हमारा है 7th सीरीन। इनका हम अभी जानेंगे फंक्शन क्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि स्टेजेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, स्टेजेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जैसे प्रोकैरियोट्स में आपने पढ़ा था, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, तीनों चीज़ें अलग अलग तरीके, अलग अलग वे में हो रही थी, अलग अलग पार्ट में हो रही थी, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यूकैरियोट्स के केस में इनिशिएशन और इलोंगेशन जो प्रोसेस है वो तो आपको एक अलग अलग पार्ट में दिखेगी, मतलब आप उसको ये मार्क कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इनिशिएशन हुआ, यहाँ से यहाँ तक इलोंगेशन हुआ और इसके बाद टर्मिनेशन हो गया, ठीक है। लेकिन यूकैरियोट्स के केस में क्या है, इनिशिएशन हो गया, इलोंगेशन हो गया, अब जो टर्मिनेशन की प्रोसेस है वो एक टर्मिनेशन प्रोसेस एग्जैक्टली टर्मिनेट नहीं हो जाता है वहाँ पे किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस पे जाके,
वहाँ पे क्या होता है, जो हमारा यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक जो आरएनए है, इसको कुछ स्पेसिफिक प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो हमारा एमआरएनए बन रहा है, ये प्रोसेस सारी कहाँ हो रही है, हमारी न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, देखो जो प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स के केस में तो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन तीनों चीज़ें साइटोप्लाज्म में ही हो रही है। ठीक है, तो वहाँ पे कोई प्रोसेसिंग इवेंट नहीं होता है, एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन आरएनए में नहीं होता है। लेकिन यूकैरियोट्स के केस में जो रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन दोनों चीज़ें तो हो रही है इनसाइड द न्यूक्लियस, बट जो प्रोटीन की सिंथेसिस है वो होती है साइटोप्लाज्म में। तो न्यूक्लियस से बाहर निकल के साइटोप्लाज्म में जाना है हमारे आरएनए को, तो इसकी वजह से उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं। मॉडिफिकेशन क्यों होते हैं? ताकि आरएनए जो हमारा बना है वो स्टेबिलिटी उसकी मेंटेन रहे। वहाँ साइटोप्लाज्म में जाके बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हो सकते हैं जो हमारे एमआरएनए को डिग्रेड कर सकते हैं, तो उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए, उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए कुछ प्रोसेसिंग इवेंट्स होते हैं यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में, जो इलॉन्गेशन के साथ साथ ही होते हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि टर्मिनेशन हो जाएगा, आरएनए ट्रांसक्रिप्ट अलग हो जाएगा और फिर उसमें, ऐसा नहीं है। इलॉन्गेशन के साथ साथ जैसे जैसे आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बाहर निकलता रहता है, उसकी लेंथ इलॉन्गेट होती रहती है, साथ साथ उसमें प्रोसेसिंग इवेंट भी होता रहता है, जिसको हम आरएनए प्रोसेसिंग बोलते हैं। ठीक है, तो वो आरएनए प्रोसेसिंग जो होती है वो इस कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन पे के फॉस्फोराइलेशन की वजह से होती है। अब वो फॉस्फोराइलेशन किसका होता है? सेरीन रेसिड्यूज़ का। इसमें जो 3 सेरीन रेसिड्यूज़ ये प्रेजेंट हैं, इन तीनों सेरीन रेसिड्यूज़ का अपना अपना फॉस्फोराइलेशन होता है, और जब इनका फॉस्फोराइलेशन होता है तब वो प्रोसेसिंग इवेंट्स होते हैं। अब अगर सेरीन सेकेंड पोजीशन पे जो सेरीन है, इसका जब फॉस्फोराइलेशन होता है तो हमारे जो एमआरएनए की एक प्रोसेसिंग इवेंट है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग एक इवेंट है प्री आरएनए की प्रोसेसिंग इवेंट, जो किसकी वजह से हो रही है? सेकेंड सेरीन, कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन पे जो सेकेंड सेरीन रेसिड्यू है, जब इसका फॉस्फोराइलेशन होगा तो हमारा जो एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट ये सिंथेसाइज हुआ है, इसकी स्प्लाइसिंग होगी। स्प्लाइसिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स। हमारा जो एमआरएनए है उसमें कुछ सीक्वेंस कोडिंग है, कुछ सीक्वेंस नॉन कोडिंग है। कोडिंग सीक्वेंस, सपोज ये कोडिंग सीक्वेंस है, बीच में ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, फिर ये एक कोडिंग सीक्वेंस है, बीच में नॉन कोडिंग सीक्वेंस है। सपोज ये 2-3 सीक्वेंस जो है वो कोडिंग सीक्वेंस है। कोडिंग मतलब जो किसी पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं और वो अमाइनो एसिड मिलके एक प्रोटीन बना रहे हैं। और बीच के जो सीक्वेंस हैं ये होते हैं नॉन कोडिंग सीक्वेंस, जिनको हम बोलते हैं इंट्रॉन्स। तो इन इंट्रॉन्स का रिमूवल की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग। इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाता है क्योंकि वो अनवांटेड सीक्वेंसेस हैं, अननेसेसरी सीक्वेंसेस हैं। तो हमारा जो मशीनरी हमारी डेवलप हुई है पूरी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन से के अंदर, वो क्या बताती है कि हम एक्स्ट्रा एमआरएनए एक्स्ट्रा बर्डन लेके क्यों जाए आगे, जब हमको सिर्फ कोडिंग सीक्वेंसेस की ही रिक्वायरमेंट है, तो हम नॉन कोडिंग सीक्वेंस का बर्डन लेके आगे क्यों जाए। तो इसकी वजह से हमारे इंट्रॉन्स को रिमूवल करने की एक प्रोसेस है यहाँ पे स्प्लाइसिंग, और वो स्प्लाइसिंग क्या है? आरएनए प्रोसेसिंग का एक इवेंट है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन भी हम इसको कहते हैं। आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन जो उसमें मॉडिफिकेशन हो रहा है उसको, वो भी हमारा यही कहलाता है। इसको हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन भी बोलते हैं। तो ये स्प्लाइसिंग इवेंट कब होगा? जब सेकेंड सेरीन रेसिड्यू का फॉस्फोराइलेशन होगा। ठीक है, इस वाले का फॉस्फोराइलेशन होगा। ओके, और जब हमारे फिफ्थ सेरीन रेसिड्यू का फॉस्फोराइलेशन होगा तो हमारा एक इवेंट होता है कैपिंग। 5 प्राइम कैपिंग इसको बोलते हैं। 5 प्राइम कैपिंग, जो हमारा एमआरएनए बना उसकी 5 प्राइम पोजीशन पे कुछ रेसिड्यू आके बाइंड कर जाते हैं, मतलब उसके 5 प्राइम एंड को कैप कर देते हैं। कैप का मतलब उसको कवर कर देते हैं, जिससे कि उसमें कोई बाहर से कोई एंजाइम्स कोई उसमें आके एक्ट ना करे साइटोप्लाज्म में और उसको डिग्रेड ना करे। तो ये कैपिंग इवेंट हो रहा है टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ एमआरएनए। ठीक है, और 7th पोजीशन पे अगर फॉस्फोराइलेशन हो रहा है तो यहाँ पे जो इवेंट होता है उसको बोलते हैं पॉलीएडिनाइलेशन। पॉलीएडिनाइलेशन,
पॉलीएडिनाइलेशन मतलब 3 प्राइम पॉलीएडिनाइलेशन। जो 3 प्राइम पोजीशन है एमआरएनए की, एमआरएनए हमको मिलेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन पे, ये है 5 प्राइम, ये है 3 प्राइम। तो 5 प्राइम पोजीशन पे तो कैपिंग हो जाएगी और 3 प्राइम पोजीशन पे जो है पॉलीएडिनाइलेशन मीन्स एडिनिन रेसिड्यू की एक टेल यहाँ पे ऐड हो जाती है, जिसको पॉलीएडिनाइलेशन बोलते हैं। बहुत सारे एडिनिन रेसिड्यूज की टेल वहाँ पे ऐड हो जाती है एट 3 प्राइम एंड, जिसको हम बोलते हैं पॉलीएडिनाइलेशन। और ये पॉलीएडिनाइलेशन भी किसके लिए है? एमआरएनए की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। कैपिंग और पॉलीएडिनाइलेशन बोथ इवेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ एमआरएनए, ठीक है। तो यहाँ पे बताने का मतलब ये है कि यूकैरियोट्स के केस में जो ट्रांसक्रिप्शन है वो टर्मिनेट नहीं होता है, इलॉन्गेशन के साथ साथ उसमें ये इवेंट्स हो जाते हैं कैपिंग, पॉलीएडिनाइलेशन और स्प्लाइसिंग। ये 3 इवेंट होते हैं जिनको हम आरएनए प्रोसेसिंग के इवेंट्स बोलते हैं। इनको हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन भी बोलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के बाद इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए जा रहे हैं। वो क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि हमारे अब एमआरएनए को मूव करना है कहाँ? साइटोप्लाज्म में। अभी तक ये सब कहाँ हो रहा था? न्यूक्लियस के अंदर। साइटोप्लाज्म में डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कुछ फैक्टर्स प्रेजेंट हैं जो हमारे एमआरएनए को हार्म कर सकते हैं, उसको डिग्रेड कर सकते हैं, उसकी स्टेबिलिटी को वहाँ पे हार्म कर सकते हैं। तो उस सारी चीज़ों से बचने के लिए ये सारे इवेंट्स आरएनए पॉलीमरेज अपने साथ साथ इलॉन्गेशन के साथ साथ करता रहता है, जिनको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन या आरएनए की प्रोसेस, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इनिशिएशन में क्या होता है। इनिशिएशन आपको पता है, जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है उसको कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है, जिनको हम प्रमोटर सीक्वेंस कहते हैं। 2 सीक्वेंसेस आर नोन एज प्रमोटर सीक्वेंस, ठीक है। फ्रॉम वेयर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट्स। प्रमोटर सीक्वेंस क्या है? कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो यहाँ पे जो हमने जो प्रोकैरियोट्स में प्रमोटर पढ़े थे, -10 बॉक्स, -35 बॉक्स हमारे प्रमोटर में प्रेजेंट था, और वहाँ पे एक स्टार्ट साइट प्रेजेंट थी। आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होता था। इनिशियली एक स्मॉल मेल्टिंग होती थी जिससे एक ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स बनता था, ट्रांसक्रिप्शन बबल क्रिएट होता था। ऐसे ऐसे प्रोसेस आगे को बढ़ती थी। यहाँ पे जो प्रमोटर सीक्वेंस है इसमें 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। 4 टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट है यूकैरियोटिक प्रमोटर रीजन में, ठीक है। एक एलिमेंट है बीआरई एलिमेंट, एक एलिमेंट है बीआरई, एक एलिमेंट है टाटा एलिमेंट, टाटा एलिमेंट, टाटा एलिमेंट, इसको टाटा बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा एलिमेंट है आईएनआर एलिमेंट, आईएनआर, आईएनआर एलिमेंट, और चौथा एक एलिमेंट है डीपीई एलिमेंट, डाउन स्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट इसको बोलते हैं। डीपीई को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट, और ये है आईएनआर, इनिशिएटर एलिमेंट। आईएनआर का फुल फॉर्म इनिशिएटर एलिमेंट। इस आईएनआर एलिमेंट में ही हमारी स्टार्ट साइट प्रेजेंट होती है। आईएनआर मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, आईएनआर, ठीक है। तो जो हमारी स्टार्ट साइट जिसमें +1 से जिसको डिनोट करते हैं वो इस आईएनआर एलिमेंट में ही प्रेजेंट होती है। तो ये हमारे कुछ मेन एलिमेंट्स हैं यूकैरियोटिक प्रमोटर के, बीआरई, टाटा, आईएनआर और डीपीई। डीपीई मीन्स डाउन स्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट। इस प्रमोटर के डाउन स्ट्रीम जो सीक्वेंस प्रेजेंट है, ये हो गया इस प्लस साइन के इधर हो गए अप स्ट्रीम, प्लस के उधर जितने भी होंगे वो डाउन स्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो अब
ये तो हमारे क्या है, प्रमोटर एलिमेंट्स। अब इन प्रमोटर एलिमेंट से कुछ स्पेसिफिक इनिशिएशन फैक्टर आके बाइंड करते हैं और आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग से पहले, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज के बाइंड होने से पहले कुछ इनिशिएशन फैक्टर्स आके यहाँ पे बाइंड करते हैं, जिनको हम बोलते हैं जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ठीक है। वो फैक्टर्स क्या हैं, उन फैक्टर्स को बोला जाता है GTFS, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। अब डिफरेंट टाइप के जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं, जैसे एक है TF2D जो सबसे पहले आके बाइंड करता है, TF2D, और वो कहाँ पे आके बाइंड करता है, टाटा एलिमेंट में। सबसे पहले जो बाइंडिंग होती है इनिशिएटर सीक्वेंसेस की वो टाटा एलिमेंट पे होती है, ठीक है, TF2D। अब जो ये TF2D है ये 2 सब यूनिट्स का बना हुआ है। TF2D की 2 सब यूनिट है, एक है TBP टाटा बाइंडिंग प्रोटीन जिसको बोलते हैं, एक है TAF टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर। ये TF2D जो सबसे पहले आके बाइंड होने वाला यहाँ पे फैक्टर है वो है जो 2 सब यूनिट्स का बना है, TBP एंड TAF। TBP इज टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, इस टाटा बॉक्स से बाइंड होने वाली प्रोटीन। TAF एक ऐसा फैक्टर है जो इसकी बाइंडिंग को फैसिलिटेट करता है। क्लियर? TAF क्या कर रहा है, इसके साथ बाइंडिंग को हेल्प कर रहा है, बाइंडिंग में हेल्प कर रहा है इसकी, ठीक है। तो पहला फैक्टर तो हमारा ये हो गया TF2D जो कि बाइंड्स विथ टाटा बॉक्स से बाइंड हो रहा है, ओके। तो TBP के साथ अपनी TBP सब यूनिट के साथ से वो बाइंड हो रहा है और TAF सब यूनिट इसकी बाइंडिंग में हेल्प कर रही है, ठीक है। सेकंड फैक्टर है TF2A। सेकंड जो फैक्टर है वो है हमारा TF2A। ये TF2A क्या करता है, इनकी बाइंडिंग को स्टेबलाइज करता है। मतलब ये मान लीजिए TF2A TF2D की बाइंडिंग को स्टेबलाइज करता है, उसकी बाइंडिंग को वहाँ पे मेंटेन कर रखता है कि ये प्रॉपर वे में बाइंड रहे, वहाँ से निकले ना एक टाइम के बाद, ठीक है। फिर है हमारा इसका फंक्शन क्या है, स्टेबलाइजेज द बाइंडिंग ऑफ TF2D with टाटा बॉक्स, विथ टाटा बॉक्स से इसकी बाइंडिंग को TF2A क्या कर रहा है, बाइंडिंग को स्टेबलाइज कर रहा है। नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है दैट इज TF2B। अब ये TF2B क्या करता है, TF2B आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। इसके बाद आरएनए पॉलीमरेज आएगा, ठीक है। तो TF2B क्या कर रहा है, आरएनए पॉलीमरेज के आने से पहले उसके लिए उसको वो प्रॉपरली वहाँ पे अकोमोडेट हो जाए, उसकी सारी वहाँ पे क्या करता है, वो मैनेज कर रहा है उसको आरएनए पॉलीमरेज की जितनी भी रिक्वायरमेंट है उन सबको ये मान लीजिए वहाँ पे अरेंज कर रहा है आरएनए पॉलीमरेज के आने से पहले। प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है उसको, ठीक है, प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म फॉर आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग, आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है। मतलब ये फैक्टर्स क्या है, एडिशनल जो फैक्टर यूज हो रहे हैं, ये काम तो सबका एक ही है। जैसा वहाँ पे एक ही काम सिग्मा फैक्टर कर दे रहा था, यहाँ पे इतने सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन काम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं बस, ठीक है। TF2D आया, A आया, B आया, B ने आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग के लिए प्लेटफॉर्म बनाया, उसके बाद आएगा TF2, इसके बाद आएगा F, TF2F आरएनए पॉलीमरेज को लेके आएगा, TF2F टुगेदर विद आरएनए पॉलीमरेज। TF2B ने तो उसके लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया, उसके लिए जगह बना दी वहाँ पे। अब TF2F इसको लेके आ रहा है बाइंड कराने के लिए,
वो अकेले नहीं आ रहा है, TF सेकेंड F उसको लेके आ रहा है और यहाँ पे उसको बाइंड करवा देगा, ठीक है। F के बाद आएगा अब TF सेकेंड E, TF सेकेंड E, इसके बाद एक फैक्टर आएगा जो क्या करेगा, एक नेक्स्ट फैक्टर के लिए TF सेकेंड E का फंक्शन क्या है, फैसिलिटेट्स बाइंडिंग ऑफ TF सेकेंड H। एक नेक्स्ट फैक्टर जो आएगा, लास्ट जो फैक्टर है हमारा जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का, उस फैक्टर की बाइंडिंग, वो फैक्टर है TF सेकेंड H, उसकी बाइंडिंग को वहाँ पे फैसिलिटेट कर रहा है, उसकी बाइंडिंग में हेल्प करा रहा है TF सेकेंड E। जैसा ये कर रहा था TF सेकेंड B RNA पॉलीमरेज के लिए प्लेटफॉर्म बना रहा था, ऐसा ही ये भी कर रहा है E, ठीक है। अब TF सेकेंड H आएगा लास्ट में, और TF सेकेंड H जो है वो हेलिकेज लाइक एक्टिविटीज़ की है, क्योंकि हमको हेलिकेज एक्टिविटी ही चाहिए, तभी हमारे जो DNA के बेस पेयर्स हैं वो मेल्ट होंगे और वो एज अ टेम्पलेट एक्ट करेंगे फॉर RNA पॉलीमरेज। सो TF सेकेंड H comes and act as हेलिकेज। TF सेकेंड H हेलिकेज लाइक एक्टिविटीज़ की है, ठीक है। अब इस हेलिकेज लाइक एक्टिविटी के साथ साथ इसकी एक एक्टिविटी और है, ये एक काम और करता है, वो क्या काम है, फॉस्फोराइलेशन ऑफ C टर्मिनल डोमेन, फॉस्फोराइलेशन ऑफ CTD, कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन ऑफ RNA पॉलीमरेज, ठीक है। RNA पॉलीमरेज को हम RNA पॉल लिखते रहे बस, ठीक है। तो TF सेकेंड H फाइनली आया, इसकी हेलिकेज लाइक एक्टिविटी की वजह से यहाँ पे मेल्टिंग स्टार्ट होगी, वही ट्रांसक्रिप्शन बबल जैसे वहाँ पे बना था यहाँ पे भी बनेगा, और साथ ही साथ ये कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन है जो RNA पॉलीमरेज की, उसका फॉस्फोराइलेशन भी ये करता है, ठीक है। और जब कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन का फॉस्फोराइलेशन होगा, जब इसका फॉस्फोराइलेशन होगा इस कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन का, तब हमारा ये ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो इनिशिएशन से इलोंगेशन की ओर मूव करेगा। प्रमोटर क्लियरेंस की प्रोसेस यहाँ पे होगी। प्रमोटर क्लियरेंस हमने पहले भी पढ़ा है, प्रमोटर को एस्केप करके RNA पॉलीमरेज का आगे की ओर मूव कर जाना, और इसका मतलब आगे की ओर मूव करना मीन्स इलोंगेशन की प्रोसेस होना, RNTPs का एडिशन होगा। जब वहाँ से आगे बढ़ेगा, उसको स्कैन करेगा DNA के टेम्पलेट को, तभी तो RNTPs ऐड होंगे। वहीं पे एक जगह पे हॉल्ट हो जाएगा तो RNTPs कैसे ऐड होंगे, इलोंगेशन की प्रोसेस नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये TF सेकेंड H है जो हमारा, इसकी दो टाइप की एक्टिविटी, एक हेलिकेज लाइक एक्टिविटी और फॉस्फोराइलेशन ऑफ CTD ऑफ RNA पॉलीमरेज। तो इस फॉस्फोराइलेशन की वजह से ही फिर हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन है वो इनिशिएशन से इलोंगेशन की ओर मूव कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो 1 TF सेकेंड D, फिर TF सेकेंड A, देन थर्ड, then fourth, fifth and sixth. 6 general transcription factors are involved in the process of initiation of transcription in eukaryotic cell, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, इनिशिएशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई, राइट। प्रमोटर एलिमेंट, प्रमोटर के 4 एलिमेंट BRE, टाटा, इनिशिएटर, DPE। प्रमोटर के टाटा एलिमेंट से सबसे पहले एक प्रोटीन आके बाइंड करती है, TF सेकेंड D, जो 2 सब यूनिट्स की बनी हुई है, TBP एंड TAF। TBP बाइंड्स विद टाटा एलिमेंट, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, एंड TAF टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर, इसको हेल्प कर रही है, इसकी बाइंडिंग को इसके साथ ये हेल्प कर रही है। देन TF सेकेंड A स्टेबलाइजेस द बाइंडिंग ऑफ TF सेकेंड D विद टाटा एलिमेंट, इसके साथ बाइंडिंग को स्टेबलाइज। अगर इसकी बाइंडिंग लूज होगी, TF सेकेंड D वहाँ से आके निकल जाएगा, तो नेक्स्ट फैक्टर्स वहाँ पे जाके बाइंड नहीं करेंगे और आपका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नहीं हो पाएगा।
ओके। देन TF2B प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म फॉर RNA पॉलीमरेज। ये क्या कर रहा है, ये दोनों बाइंड हो गए, सब कुछ हो गया, स्टेबलाइज हो गई बाइंडिंग। TF2B ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B आके क्या कर रहा है, RNA पॉलीमरेज के अकोमोडेशन में के लिए वहाँ पे अरेंजमेंट कर रहा है। देन TF2F RNA पॉलीमरेज को लेके आता है, वहाँ पे बाइंड करा देता है। देन E आता है उसके बाद एक फैक्टर जो H फैक्टर की बाइंडिंग को फैसिलिटेट करता है। H फैक्टर आएगा, H फैक्टर TF2H हैज़ हेलिकेज लाइक एक्टिविटी, हेलिकेज की तरह एक्ट करेगा, तो जो DNA का ये टेम्पलेट है यहाँ पे मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होने लगेंगे, ट्रांसक्रिप्शन बबल बनेगा और फिर RNA पॉलीमरेज इनिशियल RNTPs को ऐड कराने लगेगा। जैसे ही कुछ RNTPs ऐड हो जाएंगे, हेलिकेज साथ ही साथ कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन का फॉस्फोराइलेशन कर देगा और फॉस्फोराइलेशन की वजह से क्या हो जाएगा, हमारा जो पूरा ट्रांसक्रिप्शन का फेज है वो इनिशिएशन से इलोंगेशन की ओर मूव कर जाएगा। ओके, सो अब इलोंगेशन की प्रोसेस नॉर्मली जैसे जैसे RNA पॉलीमरेज यहाँ से मूव करता जाएगा आगे को, RNTPs टेम्पलेट के अकॉर्डिंग ऐड होते जाएंगे। अब RNTPs के ऐड होने के साथ साथ जैसे ही हमारी mRNA का जो ट्रांसक्रिप्ट है, mRNA ट्रांसक्रिप्ट की चेन बढ़ती जाएगी उसकी चेन, तो उसके साथ साथ क्या होगा, कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन पे जो हमारे सेरीन रेसिड्यूज प्रेजेंट हैं उनका 1 बाय 1 फॉस्फोराइलेशन होगा। जैसे जैसे फॉस्फोराइलेशन होगा वैसे वैसे प्रोसेसिंग के इवेंट्स होंगे। सेकंड पोजीशन पे सेरीन के हो रहा है तो आपका स्प्लाइसिंग इवेंट होगा, 5th पोजीशन पे हो रहा है सेरीन के तो कैपिंग होगा, और 7th पोजीशन पे हो रहा है तो पॉलीएडिनाइलेशन। ठीक है, कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन पे हमारे 7 अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, स्पेसिफिक 7 अमाइनो एसिड। ये सीक्वेंस पूछा जाता है कि कौन से 7 अमाइनो एसिड है, वो टायरोसिन, सेरीन, प्रोलीन, थ्रियोनीन, सेरीन, प्रोलीन, देन अगेन सेरीन। ये 7 अमाइनो एसिड ये प्रेजेंट है। ठीक है, सेकंड का होगा तो स्प्लाइसिंग, 5th का होगा तो कैपिंग, 7th का होगा तो एडिनाइलेशन। ओके, तो अब अगर हम इलोंगेशन देखते हैं, इलोंगेशन में भी कुछ फैक्टर्स हैं जो अपना काम कर रहे हैं। इलोंगेशन की प्रोसेस में क्या होता है, जो यहाँ पे जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हमारे बाइंड हुए हैं, ये TF2D, B, E, A, तो उसमें इलोंगेशन की प्रोसेस जब आती है, जब हेलिकेज TF2H फॉस्फोराइलेशन कर देता है कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन का, और हमारा जो इवेंट है वो इलोंगेशन की ओर मूव कर जाता है, तो उस टाइम पे कुछ जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को यहाँ से रिमूव होना होता है, और उन जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के रिमूव होने के साथ साथ कुछ इलोंगेशन फैक्टर आके बाइंड करते हैं। तो जनरली 3 टाइप के इलोंगेशन फैक्टर यहाँ पे आके बाइंड करते हैं। एक है TF2S, एक है HSPT5, और एक है कुछ काइनेजेस, प्रोटीन काइनेजेस हैं, कुछ प्रोटीन काइनेजेस यहाँ पे आते हैं, जैसे है एक प्रोटीन काइनेजेस PTAF-B, एक प्रोटीन काइनेज है ये PTAF-B। ठीक है, PTAF-B भी एक प्रोटीन काइनेज है। अब ये इलोंगेशन फैक्टर्स आके यहाँ पे एक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो प्रोटीन काइनेजेस है PTAF-B, ये जैसे ही इलोंगेशन फेज में मूव करता है हमारा पूरा सेटअप ट्रांसक्रिप्शन का, तो ये PTAF-B क्या करता है, हमारे सेकंड पोजीशन पे जो सेरीन है कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन में,
ये जो सीरीन है सेकंड पोजीशन पे, ये है ना टायरोसिन, टायरोसिन, सीरीन, प्रोलीन, देन थ्रियोनीन, देन सीरीन, देन प्रोलीन, देन सीरीन। तो ये जो सेकंड पोजीशन वाला सीरीन है इसका फॉस्फोराइलेशन करता है ये पीटएफबी। जैसे ये हमारा इलॉन्गेशन फेज में मूव करता है तो पीटएफबी इसका फॉस्फोराइलेशन करता है। इसका फॉस्फोराइलेशन जैसे ही होता है तो एक एक्स्ट्रा फैक्टर यहाँ पे आके बाइंड होता है जिसको हम बोलते हैं TATSF1, TATSF1। सेकेंड पोजीशन के सीरीन की फॉस्फोराइलेशन के साथ साथ ये एक फैक्टर यहाँ पे आके बाइंड करता है और ये फैक्टर क्या करता है फिर स्प्लाइसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल जितने भी एंजाइम्स हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उनको यहाँ पे बाइंड कराता है। तो जैसे जैसे हमारा ट्रांसक्रिप्ट आगे को बढ़ रहा है mRNA का, उसमें स्प्लाइसिंग का प्रोसेस भी साथ ही साथ का हो रहा है, जिसको इनिशिएट कौन कर रहा है, ये पीटएफबी। इनिशिएट कौन कर रहा है, पीटएफबी। पीटएफबी क्या कर रहा है, सीरीन रेसिड्यू का फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। सीरीन रेसिड्यू के फॉस्फोराइलेशन के साथ ही एक ये फैक्टर आके यहाँ पे बाइंड कर रहा है और ये फैक्टर फिर स्प्लाइसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट्स को यहाँ पे रिक्रूट करा रहा है। TATSF1 क्या कर रहा है, रिक्रूटमेंट ऑफ स्प्लाइसिंग कंपोनेंट्स। स्प्लाइसिंग मशीनरी लिखो चाहे कंपोनेंट्स लिखो, स्प्लाइसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल जो कंपोनेंट्स हैं उनको रिक्रूट करा रहा है हमारा TATSF1। ठीक है, ये कर रहा है ये काम। साथ ही अब एक काम तो इसने ये कर दिया पीटएफबी ने, दूसरा काम ये क्या कर रहा है, HSPT5 को भी एक्टिवेट करता है ये पीटएफबी। ठीक है, HSPT5 को एक्टिवेट करता है और HSPT5 जो है ये वाला, इसका काम क्या है, एक तो इसने क्या किया, इसका फॉस्फोराइलेशन किया, इसके फॉस्फोराइलेशन से ये एक फैक्टर यहाँ पे आया, इस फैक्टर ने क्या किया, स्प्लाइसिंग कंपोनेंट्स को यहाँ पे इन्वॉल्व कराया, रिक्रूट कराया, जो स्प्लाइसिंग की प्रोसेस करेंगे। ठीक है, अब पीटएफबी साथ ही साथ इसको भी एक्टिवेट करता है। HSPT5 भी प्रेजेंट है लेकिन उसका एक्टिवेशन कौन कर रहा है, ये एक्टिवेशन कैसे करेगा, ये काइनेज प्रोटीन है, काइनेसिस का काम हमेशा हर जगह क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन का होता है। तो ये इसका फॉस्फोराइलेशन कर देगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसके एक्टिवेशन से क्या होता है, कैपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल जो एंजाइम्स हैं वो आके बाइंड होने लग जाते हैं। कैपिंग एंजाइम्स की बाइंडिंग हो जाती है यहाँ पे, कैपिंग एंजाइम्स। तो यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन किसका हो रहा होगा, 5' रेसिड्यू का, 5' सीरीन रेसिड्यू का फॉस्फोराइलेशन कौन करेगा, HSPT5। HSPT5 को भी एक्टिवेट कौन करेगा, पीटएफबी। पीटएफबी ही मेजर मान के चलिए जो कैपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम्स को भी यहाँ पे रिक्रूट करा रहा है और स्प्लाइसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम्स को भी इसने यहाँ पे रिक्रूट कराया। ठीक है, इलॉन्गेशन की प्रोसेस चल रही है, होती जा रही है, ट्रांसक्रिप्ट का साइज जैसे जैसे बढ़ रहा है साथ ही साथ उनकी प्रोसेसिंग भी हो रही है। प्रोसेसिंग का मतलब यही होता है ना, फॉर्मेशन के साथ साथ उसको फुलफिल करना, उसको फुल फ्लैश्ड तैयार करना किसी इवेंट के लिए। ठीक है, फिर हमारा एक है TF2S, ये फैक्टर है हमारा एक TF2S। ये TF2S का काम क्या है, इसका काम है रिड्यूसेस टाइम पॉलीमरेज पॉज, एक इवेंट होता है इसमें, टाइम पॉलीमरेज पॉज एक इवेंट है, ये टाइम पॉलीमरेज पॉज, रिड्यूसेस टाइम पॉलीमरेज पॉज। अब ये टाइम पॉलीमरेज पॉज क्या है, जो हमारा RNA पॉलीमरेज है एंजाइम, ये RNA पॉलीमरेज क्या करता है, जब ये टेम्पलेट में अपने मूव करता है, कुछ सीक्वेंसेस, कुछ RNTPs को ऐड कराने के बाद ये क्या करता है, कुछ वहाँ पे कहीं पे जाके कुछ देर के लिए रुक जाता है, पॉज हो जाता है। कुछ सीक्वेंसेस ने ऐड करे और कुछ सीक्वेंसेस पे जाके ये थोड़ी देर के लिए वहाँ पे रुक गया, पॉज हो गया, जिसको बोलते हैं हम टाइम पॉलीमरेज पॉज।
तो TF सेकेंड एस क्या कर रहा है, उसके टाइम को रिड्यूस कर रहा है, पॉज होने के टाइम को रिड्यूस कर रहा है। अगर ये टाइम TF सेकेंड एस नहीं होगा तो जो इसका पॉज होने का टाइम है वो ज़्यादा होगा। तो ये क्या कर रहा है, TF सेकेंड एस उस टाइम को रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, टाइम पॉलीमरेज पॉज को रिड्यूस कर रहा है। टाइम पॉलीमरेज पॉज इज द इवेंट वेयर पॉलीमर, अब से ऐसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज पॉलीमरेज पॉज या टाइम पॉलीमरेज पॉज। तो टाइम पॉलीमरेज पॉज क्या है, आरएनए पॉलीमरेज को सीक्वेंसेस सिंथेसाइज करने के बाद कुछ टाइम के लिए एक जगह पे पॉज हो जाता है, उसी को ही हम टाइम पॉलीमरेज पॉज कहते हैं, और उसको रिड्यूस करने का काम किसका है, TF सेकेंड एस। ठीक है, तो इसी के साथ ही टाइम पॉलीमरेज पॉज को रिड्यूस करने के साथ साथ ही TF सेकेंड एस की प्रूफ रीडिंग लाइक एक्टिविटी भी है। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी में क्या होता है कि मिस इनकॉर्पोरेशन तो नहीं हुआ है, कहीं पे RNTPs गलत तो ऐड नहीं हुए, उस सब को करेक्ट करने का काम भी किसका है, TF सेकेंड एस का। ठीक है, तो ऐसे ही यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। यहाँ पे टर्मिनेशन जैसा कोई जैसे हमने प्रोकैरियोट्स में पढ़ा था रो इंडिपेंडेंट रो डिपेंडेंट, ऐसा कोई टर्मिनेशन वाला पॉइंट नहीं आता है यहाँ पे। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट के बनने के साथ साथ ही उसको प्रोसेसिंग भी कर दी जाती है साथ ही साथ। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। Thank you for watching my video, and if you feel it will helpful to you, please like it, share it and subscribe my channel. Thank you.